नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ रहे थे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था हाइड्रोलिक्स का इंट्रो, हाइड्रोलिक्स क्या होती है, और कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, तरलों का वर्गीकरण। हम लोग देख चुके थे कि किस तरीके से तरलों का वर्गीकरण किया गया था। तो आज हम लोग तरलों के वर्गीकरण की फुल डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तरल को निम्न भागों के अनुसार विभाजित किया गया है। जैसे ये निम्न आधार ले लिए गए हैं, जैसे संपीड्यता है, व्यवहारिक तरल है, और भी इसी तरीके से आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संपीड्यता के आधार पर तरलों को किन भागों में विभाजित किया गया है। संपीड्यता का मतलब होता है दबाव के अनुसार पर कि कौन से तरल ऐसे हैं जिन पर हम दबाव डाल सकते हैं या कौन से ऐसे तरल हैं जिन पर हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो संपीड्यता के आधार पर तरलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला भाग है द्रव और दूसरा भाग है गैसें तथा वाष्प। तो देखते हैं कि द्रव क्या होते हैं। सबसे पहले है ये प्रायः असंपीड्य तरल होते हैं। मतलब द्रव कैसे किस प्रकार के तरल होते हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? असंपीड्य तरल बोलेंगे। इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, मतलब वही बताया था कि असंपीड्य तरल है तो उसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं, आसानी से दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके कणों को पास पास और अधिक नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी पहले से ही जो कण होते हैं वो बहुत अधिक पास पास होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि द्रव क्या होता है। तो हम देखते हैं अब गैस तथा वाष्प। गैस तथा वाष्प क्या होता है ये देखते हैं। ये संपीड्य, ये कैसे होते हैं? ये संपीड्य तरल होते हैं। कैसे? कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, जिनको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, उसे हम संपीड्य बोलते हैं। तो ये संपीड्य तरल होते हैं, इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है तथा इन पर तापमान परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इनके हम टेम्परेचर में कमी या अधिकता लाएंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? इनके कण दूर जाने का प्रयास करेंगे, इनके कण या पास आने का प्रयास करेंगे जब हम क्या करेंगे? इनके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो दूसरा आधार देखते हैं। दूसरा जो आधार है तरलों को विभाजित करने का, वो है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। मतलब सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर हम लोगों ने तरलों को फिर से दो तरीके से या दो भागों में विभाजित किया। उसका पहला भाग है आदर्श तरल तथा दूसरा भाग है व्यवहारिक तरल। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श तरल क्या होते हैं। आदर्श तरल उन तरल पदार्थों को कहते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं। आइए इसका मतलब समझते हैं। आदर्श तरल वो तरल होते हैं कि उनमें जो भी कण उपस्थित होते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे या रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ऐसे तरलों को हम लोग आदर्श तरल कहते हैं। मान लीजिए कोई ये एक पाइप है जिसमें हम लोग तरल को इस तरीके से प्रवाहित कर रहे हैं, ए स्थान से बी स्थान पर ले जा रहे हैं। तो इस बीच में जो भी तरल के ये कण होंगे, इनके प्रवाह मार्ग या विस्थापन मार्ग में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा, तो उन्हें हम आदर्श तरल कहेंगे। समझ गए होंगे इतना आप लोग। तो दूसरा देखते हैं
दूसरा है व्यवहारिक तरल, क्या, रियल फ्लूइड। तो देखते हैं व्यवहारिक तरल क्या होते हैं। वे तरल जो अपने कणों के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारिक तरल कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जब कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा या बह रहा होगा, तो उसके जो कण होंगे उनके बीच में, उनके विस्थापन में या उनके स्थिति परिवर्तन में कुछ ना कुछ विरोध उत्पन्न होगा या प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार के तरलों को हम लोग व्यवहारिक तरल कहते हैं। यही पाइप हम दोबारा से ले लेते हैं। इसमें मान लीजिए ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है या फिर ये तरल बह रहा है, एक स्थान से बी स्थान पर गया। तो मान लीजिए कोई ये एक तरल का ये एक कण है, कोई ये कण है, कोई ये एक कण है, कोई ये एक कण है, कोई एक कण है। तो इनका जब विस्थापन हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो कोई कण ऐसा आएगा, इस कण या इस कण या किसी भी कण का विरोध उत्पन्न करेगा कि आप उधर नहीं जा सकते हैं या उसे फ्लो करने से रोकेगा। तो ऐसे तरलों को हम लोग व्यवहारिक तरल कहते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं अगला टाइप। अगला पॉइंट क्या है जिसके आधार पर हम तरलों को क्लासिफाइड करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर। क्या चीज, कर्तन प्रतिबल का मतलब ऐसा प्रतिबल जिससे हम कटिंग करते हैं या कट होता है, उसे हम कर्तन प्रतिबल कहते हैं। में उत्पन्न विरूपण, विरूपण मतलब विकृति की दर के आधार पर हम इन चार तरीके से तरलों को विभाजित करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है न्यूटोनियन तरल या न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखते हैं न्यूटोनियन तरल क्या होता है। वह क्या होता है तरल, वह तरल जिसका प्रवाह न्यूटनी हो, अर्थात जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण दाब के समानुपाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। किसे, जिसमें अपरूपण प्रतिबल अपरूपण दाब के समानुपाती हो। और इसकी दूसरी परिभाषा देख सकते हैं, सरल शब्दों में क्या है, जो न्यूटन के श्यानता समीकरण, क्या चीज, न्यूटन ने एक श्यानता का समीकरण दिया था। श्यानता हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि श्यानता क्या होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग श्यानता का नियम या श्यानता का समीकरण कहते हैं। तो वो समीकरण कौन सा है, टाउ बराबर म्यू इंटू डीवी बाई डी होता है, का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो उन्हें हम न्यूटोनियन तरल कहते हैं। अगर कोई तरल हम ले रहे हैं, वो श्यानता समीकरण मतलब टाउ बराबर म्यू डीवी बाई डी का पूर्ण रूप से पालन करता है या सेटिस्फाइड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, पानी, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, वायु मतलब हवा। तो ये जो सारे तरल होते हैं इन्हें हम न्यूटोनियन तरल कहते हैं, क्योंकि ये श्यानता समीकरण का पालन करते हैं पूर्ण रूप से। तो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है नॉन न्यूटोनियन तरल। क्या है, वह तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन तरल कहते हैं। म्यू डज नॉट इक्वल टू टाउ डज नॉट इक्वल टू म्यू डीवी बाई डी के फॉर्म में होते हैं जो तरल, उन्हें हम लोग नॉन न्यूटोनियन तरल कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि श्यानता का समीकरण या श्यानता हम लोग आगे जानेंगे, तो इसे हम बस इतना ही समझ लेते हैं अभी। तो अगला क्या है, अगला है प्लास्टिक तरल। तो देखते हैं प्लास्टिक तरल क्या होता है। प्लास्टिक तरल नॉन न्यूटोनियन तरल होते हैं। ये भी क्या है, नॉन न्यूटोनियन तरल ही होते हैं। ये भी क्या करते हैं, न्यूटन के श्यानता समीकरण को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तथा इनमें लगातार विरूपण के लिए, मतलब एक समान
या एकदम से विरूपण या विकृति के लिए क्या चाहिए होता है? प्रारंभिक पराभव प्रतिबल आवश्यक होता है। यील्ड पॉइंट का जो हमारी स्ट्रेस होती है, पराभव प्रतिबल के जैसे ही पराभव प्रतिबल स्टार्ट होता है तो उसकी आवश्यकता होती है इस प्लास्टिक तरल को विरूपित करने के लिए। आप लोग पराभव का मतलब जानते ही होंगे कि यील्ड पॉइंट होता है जिसके बाद में हमारी कोई वस्तु फ्रैक्चर हो जाती है या टूट जाती है, तो उसके पहले का जो पॉइंट होता है उसे हम यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आदर्श तरल। आदर्श तरल को हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसकी दूसरी डेफिनेशन भी। दूसरी डेफिनेशन जो है वो है वह तरल जो असंपीड्य या अश्यान होते हैं। असंपीड्य तो हम लोग समझ चुके हैं। असंपीड्य का मतलब होता है जिन्हें हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग असंपीड्य तरल कहते हैं। और अश्यान का मतलब श्यानता और अश्यानता हम लोग आगे समझेंगे, यहाँ पर बस इतना देख लेते हैं कि अश्यान होते हैं, ठीक है। आदर्श तरल के लिए कर्तन प्रतिबल शून्य होता है, मतलब इन्हें जब काटते हैं इनके लिए कर्तन प्रतिबल का जो मान होता है कट करने के लिए वो शून्य होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है और आप लोगों की बुक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप टेलीग्राम पर डिसेंट स्टडी क्लासेस डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सारी बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं तुरंत अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।